अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर सुनो, आवाज ने कहा और फिर तिलक चंद के कानों में रक्स करने की आवाज आने लगी। एक हसीन आवाज ने एक अनोखा भजन शुरू कर दिया था जिसके बोल समझ में नहीं आ रहे थे। गालबन संस्कृत की जुबान थी, लेकिन इतना हसीन गीत था कि तिलक चंद बेखुद खुद हुआ जा रहा था। घुंघरुओं की आवाज नगमे के साथ साथ उभर रही थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि वह जो कोई भी है रक्स कर रही है। घुंघरुओं की रस आवाज ने तिलक चंद के सरूर की वादियों में पहुंचा दिया। तिलक चंद को यूं लगा कि जैसे वो बादलों में उड़ा जा रहा हो और उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। चंद साइद के बाद गहरी नींद के आलम में बैठा ये नगमा सुन रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ख्वाब के आलम में कुछ देख रहा हो और वो शक्ल जो चेहरा जो उसे बादलों में बनता बिगड़ता नजर आ रहा था, उसे कोई होश ना रहा और थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद सो गया। एक हंसी की हल्की सी आवाज उभरी और फिर घुंघरुओं की छनक के साथ साथ कदमों की चाप दूर होती चली गई और फिर जब मांझी ने उसे उठाया तो वो जागा। सो गए महाराज, यहाँ सो गए, उसने कहा और तिलक चंद आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। वो चली गई। कौन महाराज? वही जो नाच रही थी। कौन नाच रही थी? मांझी ने हैरत से पूछा। तिलक चंद को अब होश आ गया था और उसने अपने सर को 2-3 झटके दिए। मांझी से क्या कहता, वो बेचारा क्या बता सकेगा। चुनाचा वो खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आया। किसकी बातें कर रहे थे महाराज? किसी की नहीं, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा। मैं भी यही सोच रहा था सरकार, सपने में कोई चीज़ देखी होगी। क्या सपना था देखा था महाराज? पता नहीं, अब कुछ याद नहीं, तिलक चंद ने कहा और खोया खोया सा अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गया। रात को पलंग पर सोते हुए उसके ज़हन में वही सारी बातें आ रही थी। वो हसीन आवाज़, उस हसीन आवाज़ की नगमगी बड़ी अजीब सी बात थी। ना जाने क्या क्या ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, सपना तो नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली थी और तब वो आवाज़ मेरे कानों में आई थी, लेकिन फिर मैंने आंखें खोली भी तो ली थी और मैंने उससे बातें भी तो की और उससे मुझे मेरे सारे हाल बताया था। नहीं, वो सपना नहीं थी, एक हकीकत थी, मगर एक ऐसी हकीकत जो नज़र नहीं आती। उसने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई। सुबह को वो पुरसकून था। सारे कामों से फारिग होने के बाद वो बड़ी लगन से समाधि की जानब चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद समाधि के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने इधर उधर देखा, कोई आवाज़ नहीं थी, वही खामोशी और वही पुरइसरार माहौल। उसने ना जाने क्यों प्यार भरी निगाहों से समाधि की तरफ देखा। समाधि के बहुत से हिस्से टूट फूट गए थे। तब उसने सोचा इस समाधि को ठीक करेगा। तब ये बात उसके दिल में बैठ गई और वो दोबारा उसी समाधि के नज़दीक आ गया। बड़ी नरम सी ठंडक और बड़ी अजीब सी महक वहाँ फैली हुई थी। तब उसने आवाज़ दी, तुम यहाँ मौजूद हो? हाँ महाराज, मैं यहाँ मौजूद हूँ। छम छम की आवाज़ के नज़दीक पहुँच गई और वो खुशी से उछल पड़ा। अरे तुम यहीं रहती हो? हाँ, मैं हर जगह रहती हूँ, यहाँ भी और उस जगह भी जहाँ तुमने रात बिताई, और हर उस जगह जहाँ तुम हो। क्या मतलब? क्या उस जगह भी तुम थी जहाँ रात को मैं सो रहा था? हाँ। तब तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए। वो क्यों? तुम मुझे इतना याद आ रही थी और मेरा मन चाह रहा था कि तुम्हें आवाज़ दूँ, तुमसे बातें करूँ। कब? जब मैं लेटा हुआ था और मुझे तुम याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि काश तुम यहाँ आ सकती। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। बताओ कि तुम मुझे याद क्यों कर रहे थे? मेरा दिल चाह रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम मेरी अपनी हो, इसलिए तुम मुझे याद आ रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो ये बात थी। क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में? यही कि तुम कौन हो, क्या हो, और ये ना सोचा करो। क्यों? बस मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। वो समय कब आएगा भगवान जाने, ये तो मैं भी नहीं जानती। ओहो, तो क्या तुझे कुछ बातें ऐसी भी है जो तुम नहीं जानती? तिलक चंद ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, बहुत सी बातें हैं, उसने उदास लहजे में कहा।
तिलक चंद खामोशी से उसकी बातों पर गौर करता रहा। फिर बोला, अच्छा ये तो बता सकती हो कि मेरे साथ क्या वाकयात पेश आएगा? अभी नहीं। ठीक है, तिलक चंद ने कहा, और उसके बाद वो काफी देर तक वहां बैठा उसके साथ गुफ्तगू करता रहा। अपनी राजधानी में राजा कैदो राज की पोजीशन बड़ी खराब हो गई थी और उसके सारे दोस्तों से उसके ताल्लुकात खराब हो चुके थे और वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। ओहो, तो क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में? यही कि तुम कौन हो। गो राजधानी में अब इसके नाम का सिक्का चलता था और मुखालफों की तादाद बहुत ही कम थी, लेकिन इब्तदाई दौर में उसे खासी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। इस दौर में जब ये इल्ज़ाम उसके सर पर लगा कि उसने राजा जय चंद की राजधानी में जाकर मेले में शरीक होकर डाका जनी की। भला एक राजा को डाका जनी की क्या ज़रूरत थी? कैदो राज ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हुई। हालांकि उसने जो कुछ सोचा था वो नहीं हुआ था। अपनी दानिश्त में वो तिलक चंद को अगवा कर लाया, लेकिन जय चंद ने पांसा ही पलट दिया और उसने ना सिर्फ उसकी साजिश पर पानी फेर दिया बल्कि उसे लोगों की निगाहों में जलीलो रुस्वा भी कर दिया। और राजा कैदो राज ने उसके बाद यही मुनासिब समझा कि खामोशी से बैठ जाए। लेकिन उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे और जय चंद की राजधानी की खबरें उस तक पहुंच रही थीं। उसे इल्म हुआ कि राजा जय चंद मारा गया और उसे मारने वाला कौन था ये बात वो नहीं जानता, लेकिन जय चंद की मौत से उसे दिली खुशी हुई। अब वो मुंतजिर था कि देखें कौन राजा बनता है। तभी उसके खोजियों ने खबर दी कि राजा जय चंद की जगह उसका भाई माधुलाल राजा बन गया, तो उसे और ज्यादा हैरत हुई। आखिर ये कैसे हो सकता है? राजा जयचंद के बाद उसके बेटे तिलक चंद को राजा बनना था और उसने लोगों से तफसील मालूम की, लेकिन उसके बारे में कोई मालूमात हासिल ना हो सकी। माधुलाल के बारे में कैदो राज ने मालूमात हासिल की तो उसे इल्म हुआ कि वो आम सा आदमी है और राजपाट की बातों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। चुनाचा कैदो राज के जहन में नए मनसूबे बनने लगे। वो अपनी शिकस्त अभी तक नहीं भूला था। हाँ, कुछ वक्त उसने खामोशी से जरूर गुजारा, लेकिन अपने ऊपर लगा हुआ वो इल्ज़ाम उसे अभी तक याद था। वो बदला लेने का अब भी ख्वाह था और बदला लेने की तरकीब यही थी कि किसी तरह राजा जयचंद की राजधानी को तबाह करके अपना मती कर लिया जाए। अगर ये काम हो सकता तो फिर कैदो राज के दामन से लगा हुआ वो धब्बा साफ हो सकता था जिसने राजा कैदो राज के मन की आग अभी तक भड़काई हुई थी। वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेगा जिनसे वो ये बात साबित करा दे कि वो सब एक साजिश के तहत था और ये काम उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस बात ये थी कि माधुलाल पर किसी तरह काबू पा लिया जाए, और माधुलाल पर काबू पाने के लिए इस बार उसने धमकी और धौंस से काम नहीं लिया, बल्कि बहुत से जोरो जवाहर और मालो असबाब देकर अपने चंद आदमियों को बधाई के लिए रवाना कर दिया। और उसने राजा माधुलाल के लिए एक खास लिबास सिलवा कर भेजा और ये दुआएं भेजी थी कि खुदा करे कि वो जीवन भर इस राजधानी को किसी किस्म की मुश्किल के बगैर चलाता रहे। उसने ये भी कहा था कि राजा कैदो राज की तमाम मोहब्बत और उसका तावन राजा माधुलाल और उसकी राजधानी के लिए हाजिर है। जोरो जवाहर के ये ढेर अजमत फाखरा और दिल्ली दुआएं जब राजा माधुलाल के दरबार में पहुंची तो वो खुशी से उछल पड़ा। राजा माधुलाल की तख्त नशीनी को कुर्बो जवार के राजाओं ने कतई तौर पर पसंद नहीं किया था। हाँ, कबूल करने का मामला दूसरा था। ज़ाहिर है कि उन्हें किसी रियासत के अंदरूनी मामला से क्या वास्ता, लेकिन उन्होंने ये बात पसंद नहीं की कि तिलक चंद को तख्त से महरूम करके माधुलाल राजा बन बैठे। इसलिए किसी रियासत के हुक्मरान ने उसे कोई बधाई नहीं भेजी थी। ये पहली बधाई थी जो राजा माधुलाल के पास पहुंची और माधुलाल खुशी से मस्त हो गया। उसे अपने राजा होने में अब भी शक व शुबा था। हालांकि अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे तिलक चंद को वो अपनी राह से हटा चुका था। यकीनी बात थी कि तिलक चंद और रानी शरदा इस गार में मर चुके होंगे। अब तक तो उनको कभी का मर जाना चाहिए। इस सिलसिले में माधुलाल ने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद वो वहां जाकर उनकी गली सड़ी लाशों को भस्म कर देगा। बहर सूरत उसने कैदो राज के आदमियों को बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और उनकी खूब खातो मदारत की। उन्हें सरकारी मेहमान खाने में ठहराया और उनके लाए हुए जोरो जवाहर और खिलत फाखरा कबूल करके राजा कैदो राज के लिए जवाबी तौर पर
खिलते फाखरा जोड़े दवाहर से मरसा थी भेजी। उसने वंद के सरबराह से बहुत सी बातें की और महाराज कैदोराज के लिए बहुत अच्छे ख्यालात का आधार किया। हालांकि उसे ये बातें करते हुए खुद हंसी आ रही थी। ये वही कैदोराज था जिसे उसने जलीलो ख्वार करके यहाँ से निकाला था और खुद डाका जनी करने के बाद सारा इल्ज़ाम राजा कैदोराज के सर पर आसानी से थोप दिया था। लेकिन ये तो भाई राज की राजबंदी थी और मेरी राजनीति यकीनन अलग होगी। राजा कैदोराज महाराज को मेरा दोस्त होना चाहिए, क्योंकि ताल्लुकात सल्तनतों को टूट कर देने में यह माधोलाल का ख्याल था। और इसी ख्याल के तहत माधोलाल ने राजा कैदोराज के कासद के हाथ कैदोराज को एक दावतनामा भी भेजा, जिसमें कहा गया कि कैदोराज कुछ वक़्त माधोलाल के साथ गुजारे। चंद रोज की खातर बदारत के बाद कैदोराज का भेजा हुआ वफद कीमती ज़ोरो जवाहर लेकर वापस चला गया और राजा कैदोराज के दरबार में पहुंच गया। कैदोराज ने अपनी इस खैर सगाली के जवाब में ये सारी चीज़ें देखी तो वो खुश हो गया और उसकी साजिश काम कर रही थी और उसने फिर अपने आदमी को भेज दिया और ये इतला कर दी कि वो 1 महीने के अंदर अंदर राजा माधोलाल के पास पहुंच रहा है। चुनाचा माधोलाल उसकी स्वागत की तैयारियां करने लगा। राजा कैदोराज के साथ जाहिर है कि उसका लश्कर भी आएगा और उसके क़याम के लिए भी मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। चुनाचा राजा माधोलाल ने उस मकसद के लिए बहुत सी इमारतें खाली कराना शुरू कर दी और उनमें तरमीम व तनसीख होने लगी। इमारतों पर रंगो रोगन किया जाने लगा, राजधानी को सजाया जाने लगा, चारों तरफ बढ़ चढ़ कर तैयारियां होने लगी, क्योंकि ये पहला राजा था जो माधोलाल से दोस्ती करने आ रहा था। फिर राजा कैदोराज के हर अव्वल दस्ते से सबसे पहले रियासत में कदम रखा और ये इतला दी कि राजा कैदोराज 10 कोस के फासले पर है। चुनाचा राज के इस्तकबाल के लिए माधोलाल तैयार हो गया और उसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल थी। तमाम शहर सजा हुआ था और शहर वाले रंग बिरंग के कपड़े पहने राजा कैदोराज के इस्तकबाल के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें हुक्म मिला था कि जिस दिन राजा कैदोराज शहर में कदम रखे उस दिन शहर के तमाम लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकल आएं और राजा कैदोराज के जय जयकार लगाएं। खुद राजा माधोलाल अपने थोड़े से लश्कर को साथ लेकर कैदोराज के स्वागत के लिए चल पड़ा और रियासत से 5 कोस दूर उसने राजा कैदोराज का स्वागत किया। दोनों राजा गले मिले और राजा कैदोराज ने राजा माधोलाल को तख्त पर बैठने के सिलसिले में बधाई दी और उसके बाद माधोलाल उसे लेकर राजमहल में आ गया, जहां राजा कैदोराज की रिहाइशगाह का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया था। राजा कैदोराज को अपने स्वागत की इतनी उम्मीद नहीं थी और वो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि माधोलाल तुम ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आने वाला समय तुम्हें कुछ और ही बताएगा। पहली रात को राजा कैदोराज और माधोलाल के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें राजा कैदोराज ने माधोलाल के राजा बनने पर बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार करने के बाद कहा, राजा माधोलाल अब ये दोनों रियासतें एक होकर अपनी राजधानी को तरक्की देंगी। माधोलाल ने इस बात पर खुशी का इजहार किया। राजा कैदोराज की आमद पर खूब नाचो रंग की दावतें की गई और यह जश्न तकरीबन 8-9 रोज तक बराबर होता रहा। माधोलाल ने हर वो नेमत राजा कैदो और उनके लिए मुहैया कर दी थी जो वो कर सकता था और राजा कैदोराज इन सारी बातों से बहुत खुश हुआ। तकरीबन 10 दिन उसने वहां गुजारे और फिर माधोलाल से इजाज़त चाही। माधोलाल ने उससे कहा कि अभी जल्दी क्या है, अभी कुछ और वक्त यहाँ गुजारो, अगर सैरो शिकार से तुम्हें दिलचस्पी हो तो शिकार खेलें। लेकिन कैदोराज ने माजरत कर ली। उसने कहा कि राजधानी की निगरानी करना राजा का फर्ज है, इतने दिन वो अपनी राजधानी से दूर नहीं रह सकता, मैं फिर आऊँगा। राजा कैदोराज ने कहा और माधोलाल ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। कैदोराज वहाँ से चल पड़ा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया था कि रात हो गई और उसने सोचा कि रात को लश्कर अंदाज हो जाए और सुबह ही सुबह वहाँ से सफ़र का आगाज़ करे। चुनाचा उसने वहाँ अपने मुख्तसर से साथियों के साथ दरिया के किनारे खैमे लगवा दिए और वहाँ फरोकश हो गया। उसे दरिया के करबो जवार के मनाजर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। माधोलाल की राजधानी काफ़ी पीछे रह गई थी। माधोलाल उसे 20 कोस तक छोड़ने आया और उसके बाद कैदोराज ने उसे कह दिया था कि अब वो वापस जाए। उन्हें ज़्यादा उसे तकलीफ देने का इरादा राजा कैदोराज नहीं हुआ था। चुनाचा माधोलाल वापस चला गया। उस वक़्त भी राजा कैदोराज खामोश अपने खैमे में बैठा हुआ था
और माधुराज महाराज के बारे में सोच रहा था। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फूलों की महक कहीं दूर से उसके नथनों से टकरा रही थी। जब उसका दिमाग थक गया तो उसने फैसला किया कि बाहर निकलकर ठंडी हवा में हवाखोरी करे। चुनाचा वो टहलता हुआ दरिया के किनारे निकल आया। खुश रफ्तार दरिया एक खास अंदाज से बह रहा था। आसमान पर पूरा चांद निकला था और उसकी ठंडी ठंडी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। तभी राजा कैदोराज के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना कश्ती की सैर की जाए, लेकिन यहाँ कश्तियाँ कहाँ मिल सकती हैं, उसने खुद ही सोचा। और उस समय उसकी निगाह दरिया के किनारे की तरफ उठ गई। कोई स्याह सा डब्बा नजर आ रहा था जो पानी पर डोल रहा था। क्या ये कश्ती है? उसने सोचा और अपने एक खास आदमी को आवाज दी। खादम उसके पास पहुंच गया। जाओ देख कर आओ कि वो जो स्याह डब्बा नजर आ रहा है क्या वो कश्ती है, उसने खादम को इशारे से बताया। जो आ गया महाराज की, खादम ने कहा और फिर दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। डब्बा काफी दूर नजर आ रहा था। खादम तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ उस डब्बे की तरफ बढ़ गया और फिर उसी तेज रफ्तारी से उस कश्ती को देखकर वापस पलट पड़ा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। राजा कैदोराज उसकी शक्ल देख रहा था। हाँ, क्या चीज है वो? कश्ती ही है महाराज। कितनी बड़ी? बस इतनी बड़ी कि 3-4 आदमी उसमें सफर कर सकते हैं। काफी है, जाओ कन्हैया लाल को और गोवर्धन दास को बुला लाओ, उसने खादम से कहा और खादम फिर दौड़ गया। थोड़ी देर के बाद गोवर्धन दास और कन्हैया लाल आ गए और ये दोनों राजा कैदोराज के मशीरे खास थे। तब राजा ने उनसे कहा, आओ कश्ती की सैर करें, दरिया बहुत खुशगवार लग रहा है। और फिर ऊपर से चांद। जो आ गया महाराज। दोनों ने गर्दनें झुका ली और राजा कैदोराज बेनफ्से नफीस कश्ती की तरफ बढ़ गया। कश्ती साजो सामान से लेस खड़ी थी और उसमें आराम की हर चीज मौजूद थी। ना जाने ये कश्ती वहां कौन छोड़ गया, ना जाने ये क्या पुरअसरार बात थी। आसपास भी कोई नजर नहीं आया, लेकिन राजा कैदोराज को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने अपने दोस्तों के साथ कश्ती में कदम रखा और उसके दोस्तों ने पतवार संभाल ली। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी के बहाव पर बहने लगी। दरिया की हल्की हल्की रवानी के साथ साथ कश्ती आगे का सफर तय कर रही थी और राजा कैदोराज कुर्बो जवार के मनाजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। और उसने एक बार भी इस सिलसिले में नहीं सोचा था कि कश्ती यहाँ कहाँ से आ गई। बस दरिया की हसीन लहरें उसे मस्त कर रही थी और सारे ख्यालात से बेनियाद होकर कुर्बो जवार के हसीन माहौल में खोया हुआ था। उसके साथी भी खामोश बैठे कुछ सोच रहे थे, गालबन उस कश्ती के बारे में जो साजो सामान से लदी हुई उन्हें मिल गई। आखिर ये कश्ती किसकी थी और ये दरिया के किनारे क्यों खड़ी हुई थी? कौन था जो उसे इस तरह यहाँ छोड़ गया? और फिर खास बात तो ये थी कि उसमें खासा सामान भी मौजूद था। राजा कैदो को उन्होंने इसके बारे में बता दिया, लेकिन जब राजा कैदो ने परवाह नहीं की तो बार बार उसे इसका एहसास क्यों दिलाते। चुनाचा वो भी खामोश बैठे हुए थे और कश्ती का हसीन सफर जारी था। न जाने उस जगह से कितनी दूर निकल आए और जहां कैदोराज के बाकी साथी ठहरे थे। और कुछ दूर चलने के बाद कैदोराज को एक छोटा सा टापू नजर आया और वह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। चांदनी रात में ये टापू कोई ऐसा टुकड़ा मालूम हो रहा था जो समुंदर के बीचों बीच पड़ा जगमगा रहा हो। बड़ा ही हसीन मंजर था उस टापू का। कैदोराज अपने साथियों को भी उसकी तरफ मुतवज्जा किया और कीना लाल और गोवर्धन दास भी उसे देखने लगे। कैसी सुंदर जगह है, राजा कैदोराज ने कहा और उसके मसाहिब सर हिलाने लगे। पूरे चांद की चांदनी उस टापू को मुनव्वर कर रही थी और उसका सब्जा चांदनी में इस तरह चमक रहा था जैसे ज़मुर्द चमक रहे हों। और उस अजीब मंजर को देखकर कन्हैया लाल और गोवर्धन दास भी साकत रह गए। गोवर्धन दास, महाराज, कन्हैया लाल ने कहा, कौन सी जगह है? टापू है महाराज। दरिया के बीचों बीच चांद की सुबह रोशनी में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ महाराज, पर यूं लग रहा है कि जैसे कोई सपना देख रहे हों। आओ सपनों की सरजमीन को करीब से देखे। राजा कैदोराज और कन्हैया लाल मुतज्जब रह गया। लेकिन महाराज, कन्हैया लाल हकलाया, क्या बक रहे हो कन्हैया लाल? जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कन्हैया लाल ने झिझकते हुए कहा। हाँ महाराज, ये बात तो है। गोवर्धन दास ने भी कन्हैया लाल की तायद की और महाराज कैदोराज गुस्से से लाल पीला हो गया। गोवर्धन दास, तुम हमेशा तारीकी पर निगाह रखते हो, कभी तुम किसी रोशन पहलू के बारे में नहीं सोचते। क्या गड़बड़ हो जाएगी वहाँ? महाराज क्षमा कर दें, मैं किसी वजह से नहीं कह रहा था।
मैंने बस ऐसे ही कह दिया। दरअसल मैंने कभी इस टापू को ना तो देखा था और ना ही इसके बारे में सुना। तो फिर मेरा मतलब है कि कहीं ये, हाँ हाँ आगे कहो महाराज जी, कोई ऐसी वैसी जगह ना हो। गोवर्धन दास, तुम जानते हो मैं हर बात वजाहत से सुनना चाहता हूँ। महाराज, मेरे कहने का मकसद है कि चांदनी रात में कुछ ऐसी रूहें भी आज़ाद हो जाती हैं जो दरियाओं के ऊपर चक्कर लगाती हैं। कहीं ये आंखों का कोई धोखा ना हो। अगर धोखा हुआ तो करीब जाकर लौट आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, कैदोराज ने कहा। और गोवर्धन दास खामोश हो गया। कन्हैयालाल भी बदस्तूर खामोश था। कश्ती का रुख अब टापू की तरफ फेर दिया गया और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उस टापू के नजदीक होने लगी। कश्ती जब टापू के करीब पहुंच गई तो वो सब हैरान रह गए। ये हसीन जजीरा बहुत मुख्तसर सा था और इतना हसीन और सरसब्ज़ो शादाब था कि उसे देखकर जी ना भरे। राजा कैदोराज के इशारे पर कश्ती किनारे से लगा दी गई। तब कैदोराज ने कहा, आओ गोवर्धन दास, कम से कम ये रूहों का मस्कन नहीं। कैदोराज ने हंसते हुए कहा और कन्हैयालाल को भी आने का इशारा किया। जी आप कैसे कह सकते हैं महाराज, गोवर्धन दास ने हिम्मत करके पूछा। इसलिए महाराज के इस टापू के बारे में आज से पहले किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका, गोवर्धन दास ने कहा। मुमकिन है कि इससे पहले किसी ने मालूम ही ना किया हो, राजा कैदोराज ने कहा। मैं और कोई बात नहीं कहूँगा महाराज, बहर सूरत आपका दास हूँ, जो आपकी आज्ञा। आओ फजूल बात से परहेज करो, आओ चलते हैं, राजा कैदोराज ने कहा और तीनों कश्ती लेकर नीचे उतर आए। वो उस हसीन जजीरे के हसीन माहौल को देख रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो पानी से टकरा कर नम हो गई। बेहद खुशनुमा माहौल था। नमी के असरात उनके चेहरों पर भी मौजूद थे। वो आगे बढ़ते रहे। चांदनी रात में पुर इसरार जजीरा बिलाशुबा ख्वाबों का सा माहौल पेश कर रहा था, लेकिन ख्वाबों के माहौल में उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी भी नजर आई। झोंपड़ी एक तरफ बनी हुई थी और उन्होंने झोंपड़ी को नज़रअंदाज कर दिया और जजीरे का जायजा लेने लगे। उस तरह झोंपड़ी के अलावा वहाँ कोई आबादी न थी और हाँ एक इमारत जजीरे के बीचों बीच बनी हुई थी। चुनाचा वो उस इमारत की तरफ बढ़ गए। ये इमारत बहुत ही कदीम थी और बेहद टूटी फूटी सी थी और उसके दरमियान एक समाधि बनी हुई थी और वो सब उस समाधि के करीब पहुंच गए। राजा कैदोराज ने झुककर उस समाधि को देखा। बड़ी पुरानी जगह थी और वो इस तरह स्याह हो चुकी थी कि उंगली लगाओ तो झड़ जाए। गालबन ये स्याही कदामत की थी, वरना और कोई खास बात नहीं थी। तुमने हवाओं का रंग ऐसा कर दिया है कि समाधि के नज़दीक कोई कुतबा वगैरह नजर ना आया और जिसे ये पता चला है कि ये किसकी समाधि है। बहर सूरत वो उसे देखते रहे। हाँ, उस पुर इसरार माहौल को राजा कैदोराज भी नज़रअंदाज ना कर सका था जो समाधि के अंदर था। उसे यूं लग रहा था कि जैसे कदमों की चाहें उसके दाएं बाएं आगे पीछे गूंज रही हैं और कोई बेचैन बेकरार फिर रहा हो, कोई सोच रहा हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सारा एहसास राजा कैदोराज का था, लेकिन उसने अपने साथियों से यह बात नहीं कही। अगर कह देता तो मुमकिन है कि कम से कम गोवर्धन दास तो डर कर भाग ही निकलता। चुनाचा उसने इस बात से परहेज किया। हाँ, उसे यह ख्याल जरूर था कि मुमकिन है कि ये दोनों भी इस चाप को महसूस कर रहे हों। अलबत्ता समाधि के अंदर उसने इन दोनों से यह सवाल भी किया और आहिस्ता आहिस्ता वो वहां से निकलकर बाहर आ गए। अजीब जगह थी महाराज, कन्हैयालाल बोला। हाँ वाकई बहुत अजीब और बहुत पुरानी, राजा कैदोराज ने जवाब दिया। लेकिन महाराज ताज्जुब की बात है कि इसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैं एक बात बताऊँ महाराज, गोवर्धन दास बोला। हाँ हाँ जरूर बताओ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कोई ऐसी ही बात बताओगे जिसे सुनकर हम दोनों डर जाएं, कैदोराज ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान की सौगंध महाराज, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ये तो मुझे यकीन है। कहो, आपने न जाने आपने समाधि के अंदर पैरों की चाप सुनी थी या नहीं? पैरों की चाप? और कैदोराज ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसने पैरों की चाप सुनी थी। उसे एहसास था कि कोई आवाज़ कुर्बो जवार में गर्दिश कर रही है, लेकिन वह इस बात को छुपाना चाहता था। उसका मकसद है कि गोवर्धन दास ने भी वो आवाज़ सुनी थी। चुनाचा राजा कैदोराज ने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी महाराज। यूँ लगता है कि जैसे वो हमारे ही कदमों की चाप हो और सन्नाटा होने की वजह से वो हम तक अजीब अंदाज में पहुँच रही हो, कन्हैयालाल ने कहा। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। और उस वक्त जब हम साकत खड़े थे तब भी वो कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। वो चाप इधर से उधर आने जाने की थी।
यूं लग रहा था कि जैसे कोई दौड़ रहा हो, अलबत्ता दौड़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। गोवर्धन दास ने कहा, यह सब तुम्हारा वहम है गोवर्धन दास, आ जाओ, चलो अब तो हम उस समाधि से निकल आए हैं। राजा कैदो ने कहा और वह सब खामोशी से बाहर आ गए। कैदोराज के ज़हन पर अजीब सी कैफियत आ रही थी और वह ज़रूरत से ज़्यादा खामोश था। उसने समाधि के अकब में दाएं बाएं चारों तरफ देखा। जजीरे का छोटा सा हिस्सा नुमाया था और उसके बाद किनारा था और किनारे के बाद दरिया शुरू हो जाता। यानी इस छोटे से जजीरे में घूमने के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा सिर्फ नहीं करने पड़े थे। और राजा कैदोराज को इस जगह उस झोंपड़ी के कोई और रिहायशगाह के अलावा कोई नज़र नहीं आई। चुनाचा उसने अपने मशीरों कीनालाल और गोवर्धन दास की तरफ देखा और कहा, क्या ख्याल है, इस समाधि के बारे में जाने बगैर कश्ती में बैठकर चले जाओगे? क्या मतलब है महाराज? गोवर्धन दास ने कहा, मतलब ये है कि इस जजीरे में एक ही झोंपड़ी नजर आई है और उसके अलावा और कोई रिहायशगाह नजर नहीं आई, ना ही यहाँ कोई आबादी है जिससे हम इस जजीरे के बारे में मालूम कर सकते। क्या इस झोंपड़ी को नज़रअंदाज करोगे? नहीं महाराज। तो फिर क्या ख्याल है, चलें झोंपड़ी की तरफ? कैदोराज ने कहा, जी महाराज की आज्ञा, और हम आपकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं। कीनालाल ने खुश दिली से कहा और गोवर्धन का चेहरा फक हो गया। ये गोवर्धन दास हिम्मत हार रहे हैं। नहीं महाराज, मैं हिम्मत नहीं हार रहा, बस ऐसी वीरान जगह पर अजीब अजीब से ख्यालात जहन में आते हैं। वैसे जो आपकी इच्छा हो, गोवर्धन दास ने कहा। तो फिर आओ उस झोंपड़ी के नज़दीक चलते हैं। चलिए महाराज, कीनालाल ने कहा और तीनों आगे बढ़ने लगे। फिर वह झोंपड़ी तक पहुंच गए। झोंपड़ी के अंदर चिराग रोशन था। यूं लगता था कि जैसे वहां के मकीन सो चुके हों। राजा कैदोराज साकत चंद साथ सोचता रहा और फिर वो आगे बढ़ा और झोंपड़ी के नजदीक पहुंच गया। तिलक चंद को अब उस जगह से खासी उनसियत हो गई थी, खास तौर से इसलिए कि उसकी एक नामालूम दोस्त समाधि के अंदर मौजूद थी और वो उससे बातें करती थी, उसके साथ हंसती बोलती थी, सारे ज़माने की बातें उसे बताती थी और गाना भी सुनाती। तिलक चंद उससे बहुत खुश था और अब वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता कि वो कौन है, कैसी बातें करती रहती है, क्या करना चाहिए और उसकी कोई कुछ ना कुछ तरकीब हो सके। और उसने आज तक माँ जी के उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसे मना कर दिया था कि वो उसका तज़किरा किसी से ना करे, वरना लोग ख्वाह मख्वाह की बातें बनाएंगे और बात यहाँ से निकल कर कहीं और पहुँच जाएगी। फिर जब एक दिन तिलक चंद समाधि के करीब पहुंचा तो वही पुर इसरार खुशबू, वही हसीन सा एहसास उसके दिल को महसूस हुआ। वो यकीनन उसके पास मौजूद थी। तिलक चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहाँ हो तुम? यही हूँ महाराज, मैं कहाँ जाऊंगी? उसने उदास लहजे में कहा। तुम उदास हो? हाँ महाराज। परंतु क्यों? बस हूँ, कोई वजह तो होगी। हाँ तो वजह बताओ। बताओ तो दूर, पर मुझे एक बात का खतरा है। खतरा? कैसा खतरा है महाराज? बत्ती तुम पहेलियां बहुत बुझाती हो, साफ साफ बात करो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, अगर मैं आपका वजह बता दूंगी जिसका मुझे खतरा है तो आप भी परेशान हो जाएंगे। आखिर कौन सी ऐसी बात है? महाराज, यूँ समझ लें कि हमारे और आपके बीच जो ये बातें हुआ करती थी वो ख़त्म होने वाली हैं। समय आ गया है कि आप और हम फिर से एक तवील अरसे के लिए जुदा हो जाएंगे। क्या मतलब? हाँ महाराज, ये सब होना है, अवश्य होना है। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझ पाया। भगवान के लिए मुझे सच सच बता दो कि तुम क्या कहना चाह रही हो। आप यहाँ से जाने वाले हैं महाराज? मैं? हाँ महाराज। आप? ये बात तुम्हें किसने बताई? किसी ने भी नहीं, बस बदलते हुए वक़्त ने, आसमान का चक्कर लगाते हुए बादलों ने और जहाँ जहाँ की खबरें लाने वाली हवाओं ने मुझे ये सब कुछ बता दिया। ये सारी चीज़ें झूठ भी बोल सकती हैं, यूँ भी बोल भी सकती है महाराज, पर मेरा मन झूठ नहीं बोल सकता। मेरा मन सच बोलता है। क्या कह रहा है तुम्हारा मन? यही कि आप जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं नहीं जाऊँगा तो? नहीं महाराज, आप मुझसे ये कभी ना कहें। वैसे तो गोया तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? तिलक चंद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा। हाँ महाराज, आपको जाना ही होगा। लेकिन क्यों जाना होगा? कौन मुझे मजबूर करके ले जा सकता है? तिलक चंद ने पूछा। समय? समय? वक़्त? हाँ, आखिर उन चीज़ों का मुझ पर क्या अधिकार है? महाराज, सारे संसार पर समय का ही तो अधिकार है। जो वो चाहता है करता है। अब देखिए ना कि ये भी कोई कहने वाली बात है कि स्वर्गवासी जयचंद राजकत्ल हो गए, माधुलाल राजा बन गया।
आप कैद हो गए और फिर घर से बेघर होकर यहाँ चले आए। महारानी जी न जाने कहाँ चली गई। ये सारी बातें किसने की हैं? क्या ये सब कुछ वक़्त के ताबे नहीं है? चुनाचा वक़्त यही कहता है कि महाराज तिलक चंद, महाराज क्या आप अब यहाँ से चले जाएंगे? मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैंने तो यहाँ से कहीं जाने के बारे में सोचा भी नहीं। सोच आपकी नहीं, समय की होती है। अच्छा, तो ये समय मुझे कहाँ ले जाएगा? सारी बातें मुझसे पूछेंगे? हाँ, तुमने कहा था ना कि जब समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तिलक चंद ने कहा, वो समय तो अभी भी नहीं आया महाराज, लेकिन मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बताओ कि मैं कहाँ चला जाऊँगा।